मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ। सीएम ने केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित से की मुलाकात। पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के बेस हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर दायर की जनहित याचिका। कहा राज्य सरकार 3 सप्ताह भीतर जवाब दे। मेडिकल इमरजेंसी और आपदा से निपटने के लिए 2 हेलीकॉप्टर किए गए तैनात। साथ ही ऋषिकेश एम्स में एयर एम्बुलेंस सेवा भी कराई जाएगी उपलब्ध। 4 धाम यात्रा के लिए शटल सेवाओं की भी तैयारी। रुड़की में कांवड़ियों ने जमकर मचाया तांडव। रिक्शा और ट्रक में की गई जमकर तोड़फोड़। 10 से ज्यादा अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने के मामले के बाद कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है। आज हरिद्वार में हर की पौड़ी से कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में यात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की। वहीं भीमगोड़ा चौक से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेस विधायक और कांग्रेस नेता वहां मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर धामों का व्यवसायीकरण करने का आरोप लगाते हुए केदारनाथ धाम में सोना चोरी मामले में जांच की मांग की है। केदारनाथ जी की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है भाजपा द्वारा, ये बड़ा चिंताजनक है। और मैं प्रदेश कांग्रेस को बधाई देता हूं कि इतना साहसपूर्ण कदम जो है और इतने दुर्घर्ष मौसम में उन्होंने उठाया, इसके लिए वो सब बधाई की बात है। और जो लोग यात्री के रूप में जा रहे हैं वो हम सबके लिए बहुत वंदनीय है, उन सबको, और उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भारत के संरक्षण में धर्मों का व्यवसायीकरण हो रहा है। केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच की मांग हम पिछले 1 साल से मैं और गुरदयाल जी लगातार करते आ रहे हैं। प्रेस भी करी, मीडिया में भी गए, सरकार को भी पत्र लिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मंदिर में आप और हम सब जानते हैं कि राजा और रंग बराबर होता है। केदारनाथ बाबा के गर्भगृह के नियम तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और बीकेटीसी के अध्यक्ष उनको एक नोटिस नहीं दे पाए, लेकिन शंकराचार्य जी के ऊपर बोलने में 1 घंटे का भी समय नहीं लिया, तुरंत शंकराचार्य जी के ऊपर बोल गए। हल्द्वानी दंगों और आगजनी के मास्टरमाइंड अब्दुल मालिक की पत्नी साफिया मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज है। उस पर कूट रचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दलील रखी गई कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और वे निर्दोष हैं। वहीं सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि उस पर गंभीर आरोपों में प्रारंभिक जांच चल रही है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत प्रदान कर दी है। इसमें सफिया मलिक और उनके पति के ऊपर ये आरोप थे कि उन्होंने बनभूलपुरा में एक कंपनी बाग जगह है, वहां पर सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द किया है, ये उन पर आरोप थे। तो इसी में उनको अरेस्ट किया गया था और आज हाई कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार कर ली है और इस आधार पर कि उनके खिलाफ कोई ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाया गया। इसमें ये ग्राउंड थे कि उन्होंने ये कहा था कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, तो इस वजह से जो है इनकी जमानत जो है अभी उन्होंने नहीं दी। लेकिन अब उसके बाद हाई कोर्ट ने इस चीज को सबको नकारते हुए आज स्वीकार कर ली जमानत। नैनीताल के रॉयल होटल में 2 दिवसीय LIC उत्तर मध्य क्षेत्रीय कैरम और शतरंज चयन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। क्षेत्रीय प्रबंधक SC गौतम ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा
कि क्षेत्र के 12 मंडलों के खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनका LIC की ओर से जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया खेल प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। आयोजक हरीश तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य रोजमर्रा के काम के दौरान कर्मचारियों का मानसिक तनाव कम करना और युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है। ऑफ इंडिया की उत्तर मध्य क्षेत्र की जो खेलकूद समिति है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दो राज्यों के खिलाड़ी LIC के वो यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी मिला के लगभग 52 खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं। और फिर यहाँ से जो बेस्ट 4 जो खिलाड़ी होते हैं पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में, वो हमारी अखिल भारतीय प्रतियोगिता जो होती है उसमें प्रतिभाग करने के लिए जयपुर में जाएंगे, जो कि नवंबर एंड में होगी। वहाँ से फिर हमारी LIC की एक टीम बनती है जो ओपन नेशनल्स या फिर जो बड़ी प्रतियोगिताएं देश में हो रही हैं वहाँ पे वो प्रतिभाग करते हैं। क्षेत्रीय कैरम एवं शतरंज चयन प्रतियोगिता हल्द्वानी मंडल द्वारा आयोजित की जा रही है। हम आभारी हैं इनके, इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। हमारे क्षेत्र के 12 मंडल के सभी खिलाड़ी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और जो LIC का ऑल इंडिया गेम्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ से खिलाड़ियों का चयन हुआ। देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नई कुरैशी ने बताया कि किस प्रकार से अन्नस नामक युवक को कांवड़ियों ने पीटा और उसकी कार में तोड़फोड़ कर दी, जबकि CCTV फुटेज एवं पुलिस जांच में बताया गया कि अन्नस ने किसी भी प्रकार से कांवड़ को खंडित नहीं किया। मुस्लिम सेवा संगठन को प्रतीत होता है कि अन्नस को धार्मिक आधार पर पीटा गया, वरना कोई आधार नहीं है कि किसी व्यक्ति को नाम पूछ कर मारा जाए। छपार के पास पहुंचता हूँ। छपार से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे मेरे साथ साथ एक बाइक चल रही थी, तो बाइक वाला मेरे साथ ओवरटेक मारता है। तो ओवरटेक मार के जब वो निकलता है तो किसी कावड़िए की हल्की फुल्की या तो लगती है या नहीं भी लगती है, लेकिन उसका कोई जलवल कोई खंडित नहीं हुआ, वो आगे निकल गया। आगे जाके उन्होंने रोड जाम कर रखा था, तो मैं जैसे निकल के जा रहा था, मेरे से तो कोई गाड़ी लगी नहीं, तो मैं तो किसी चीज से महरूम था। मैंने कहा कोई गाड़ी लगी है या मेरे से जब कुछ खंडित हुआ है, तो मैं सीधा जा रहा था कि चलो हम देखते हैं जाम खुलवाते हैं और फिर निकलते हैं। इतने मैंने गाड़ी ढाबे के पास साइड में लगाई। साइड में लगाने के बाद कुछ तकरीबन 40-50 लड़के आते हैं और आने के बाद बोलते हैं लाइट खोल, लाइट खोल। मैंने लाइट खोली, लाइट खोलते ही उन्होंने मेरा नाम पूछा। नाम पूछने के बाद मैंने बताया आकिब अहमद। उन्होंने तुरंत मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे को इतना मारा कि मुझे कुछ नहीं पता। मेरे ऊपर 7-8 डंडे, चाकू से मेरे सर पे वार किया गया और मेरे को 10 से 15 मिनट इतना मारा गया कि मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी ये समझ लो सोच बैठा था कि मैं मर जाऊंगा। ये अपने किसी जाती काम से मेरठ की तरफ जा रहे थे, तो मुजफ्फरनगर हाईवे पर इनका नाम पूछने के बाद जो कुछ इनके साथ हुआ है वो उसकी मरम्मत करते हैं। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला जनाब योगी आदित्यनाथ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से यह गुहार लगाते हैं कि अब उनका बुलडोजर कहाँ चला गया, अब ऐसे लोगों पर बुलडोजर कहाँ चलेगा। मुजफ्फरनगर को जल्द से जल्द ये ऐसे आदेश निर्देश जारी करें कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हरिद्वार की रुड़की से कांवड़ियों के उत्पात का मामला सामने आया। कांवड़ियों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा में भी जमकर उन्होंने तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मी भी कांवड़ियों को समझाते रहे और कांवड़ियों का उत्पात जारी रहा। ये लगातार ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जहां कांवड़ियों के वायरल वीडियो पर अब यूजर्स की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। हमें वाद विवाद से बचना चाहिए। देखिए, जिसको आप मारते हैं, जिसको आप पीटते हो, वो भी तो इंसान ही है। आपने एक व्यक्ति को इतना मारा, वो ICU में भर्ती है। मैं समझता हूँ सभी कावड़ी ऐसे नहीं है, कुछ इसमें ऐसे तत्व है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे तत्व से बचना पड़ेगा और चिन्हित करना पड़ेगा। कोतवाली क्षेत्र में लिब्बारेडी चौराहे के पास में वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसके जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी
जिसमें ना तो कोई कांवड़ जो है खंडित हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी, पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। धाम पहुंचने पर सीएम का तीर्थ पुरोहित समाज ने स्वागत किया। साथ ही सीएम ने पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। साथ ही सीएम ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए धाम में देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने मानसून सीजन को देखते हुए अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम के नाम पर कहीं भी कोई मंदिर और ट्रस्ट न बनाए जाने के फैसले पर भी आभार जताया। हरिद्वार में हर रोज लाखों की संख्या में कांवड़ियों का आगमन हो रहा है, जिसके चलते मेन हाईवे पूरी तरीके से कांवड़ियों से पैक होता हुआ नजर आ रहा है, जहां स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं पुलिस टीम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हाईवे पर तैनात है। ट्रैफिक की तो पूछो मत, ट्रैफिक तो बहुत है। हमें हरिद्वार से निकलते निकलते जंगल वाली रास्ते से आए थे, 4 से 5 घंटे लग गए। छोटे छोटे बच्चे मासूम, धूप में देखो सामना कैसे करना पड़ रहा है। जब भी महाकाल की कृपा है, महाकाल का नाम लेके चल रहे। बाकी उत्तराखंड पुलिस हमारे साथ है, ट्रैफिक हटाती हुई चल रही है, बोलों का रास्ता दिलवा रही कैसे न कैसे करके। ये देखो तुम्हारी डाक कावड़ आ रही है यहाँ पर, बोल ये देखो उत्तराखंड पुलिस है, सहायता करती हुई चल रही है हम लोगों की। सब महादेव की कृपा है। पैदल चल के आप आ रही हैं, कहाँ कितना है? नंगे पैर आ रही हूँ, क्या आंधिया का तूफान है, पैर नहीं रुकेंगे, पैर नहीं रुकेंगे। महादेव के भागते बोल बोल शंकर भगवान की जय। मसूरी में मजदूर संघ का 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन अभी भी जारी रहा, जहां उनकी मांग है कि साइकिल शिक्षाओं को ई रिक्शा में परिवर्तन किया जाए और शिफन कोट बेघर हुए 64 परिवारों के लिए आवास दिया जाए। वहीं मसूरी अपर माल रोड बेकरी हिल कार पार्किंग 1995 से 2023 के भांति मजदूर संघ के नाम करने की मांग की गई है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। धरना प्रदर्शन आज दूसरा दिन था, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा आज हमारे सूद लेने वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा और आगे की जो रणनीति हमने बनाई है, आगे की जो कल भी हम बैठे रहेंगे। अगर कल तक भी कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे आता है, हमें ठोस निर्णय देता है तो ठीक है, नहीं तो हम एक अनिश्चितकालीन धरना पालिका प्रांगण में देंगे। ये तय हो गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह 2024 में भी सीएम धामी ने प्रतिभाग किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यालय, शिक्षकगण, विद्यार्थी और साथ में जो सीएसआर फंड की ओर से अनेक स्थानों पर शिक्षा के लिए उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास और वर्चुअल क्लास को बनाने में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। आज यहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए जहाँ पर यहाँ सभागार निर्मित हुआ है, उस सभागार का लोकार्पण भी हुआ और साथ में हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार हैं, उसमें हमारे विद्यालय और शिक्षकगण, विद्यार्थी और साथ में जो सीएसआर फंड के द्वारा तो अनेक स्थानों पर शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास इसको बनाने में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से मेधावी छात्र छात्राओं का भी आज यहाँ पर सम्मान हुआ है और इस सम्मान से जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी आगे आने वाले समय में अपने जीवन में वो और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इस सम्मान से प्रेरित होकर जीवन के हर क्षेत्र में उनको आगे जाने के लिए और ऊर्जा प्राप्त होगी, उनके अंदर उत्साह आएगा। हरिद्वार के रुड़की में कांवड़ियों
घटना मंगल और कोतवाली क्षेत्र के लिब्बर हेड़ी नहर पटरी की है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक अपनी रिक्शा लेकर आ रहा था और इसी दौरान ई रिक्शा किसी कांवड़िए से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद कांवड़िए को हल्की चोटें आई, जिसके बाद कांवड़ियों ने पहले ई रिक्शा चालक के साथ जमकर मारपीट की। उसके बाद ई रिक्शा पर लाठी डंडे बरसाकर उसमें तोड़फोड़ कर दी। इधर पुलिस ने इस मामले में 10 से अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र में लिब्बारेड़ी चौराहे के पास में वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसके जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें न तो कोई कांवड़ जो है खंडित हुई, न ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी, पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश, आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने पेड़ कटान पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तारीख दी है। आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी समाज सेवी आशुतोष शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर के मेयर ने सरकारी धन को ठिकाना लगाने के लिए आनन फानन ऋषिकेश के गुमानीवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गई है। जो ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हो रहा है और दूसरी बात आबादी के इतने इनके और कई चीजें। पिछली बार न्यायालय द्वारा एक आ गया था कि अगर वाटर पॉल्यूट हो रहा है उसके संबंध में इन्होंने जवाब दिया था और हमें रिप्लाई का मौका दिया था, परंतु अभी इस बीच में एक डेवलपमेंट आया कि जो नगर निगम ने अपना काउंटर लगाया, उस काउंटर में 2021 की EI क्लीयरेंस लगा रखी थी, एनवायरमेंट क्लीयरेंस है, उसमें कंडीशन है साफ कि कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। और पॉल्यूशन कंट्रोल ने जो अपना जवाब लगाया उसमें नगर निगम का एक लेटर लगाया जिसमें नगर निगम कह रहा है हमें 134 पेड़ काटने हैं। जो न्यायालय के संज्ञान में तथ्य लाया गया तो न्यायालय ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई केसों में तो गर्भवती महिलाओं की रेफर के दौरान 108 में डिलीवरी हो चुकी है। यही नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों से आए गरीब तबके के लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। याचिका में बेस हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाएं और डॉक्टरों की तैनाती करने की मांग की गई है। दरअसल पूरे जिले में चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी हालत में नहीं है, तो इसी संदर्भ में बेस हॉस्पिटल में भी पद सृजित नहीं किए गए हैं। पिछले 2021 से काफ़ी बार उनको राज्य को जो है इसके लिए याचना की है, तो आज निवेदन किया, कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया है और देखा है वो इश्यूज किस प्रकार के हैं, क्या हैं, और कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है। हफ्ते का उसमें समय दिया है और जो स्थितियां हैं पूरी चिकित्सा की जो सुविधाएं धागा जिले में जो दुरुस्त नहीं हो रही है, कोर्ट उसमें संज्ञान लेगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। चमोली जिले में थराली विधानसभा के अंतर्गत परखाल सिलोड़ी मोटर मार्ग पिछले 10 दिनों से यातायात के लिए ठप पड़ा हुआ है, जिस कारण इस क्षेत्र के लोगों को ब्लॉक मुख्यालय और देश दुनिया से सड़क मार्ग से संपर्क कटा हुआ है। दरअसल परखाल सिलोड़ी मोटर मार्ग पर ढोदिंग गधेरा पिछले साल बड़ा भूस्खलन हुआ था और तब वह नीचे पूरी सड़क को बहा ले गया था। तब से यहाँ के लोगों को हर छोटी बड़ी बारिश में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि वे विभागों और विधायक से बार बार उनकी इस बड़ी समस्या का स्थायी समाधान की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। लोगों ने समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बार बार टूट रहा है, ना तो मशीन टाइम पे पहुंच पा रही है, इसमें पैसा भी पड़ा हुआ है, विभाग कह रहा है इसमें पैसा पड़ा हुआ है, और विभाग को हम फोन करें तो विभाग का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, विभाग का फोन एक टाइम 24 घंटे स्विच ऑफ है, ना वो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही इसमें। आजकल क्या दिक्कत है? आजकल दिक्कत यह है कि पूरा टूट गया, ऊपर से गिरा रहा है, पूरा वहाँ पर इधर जाने का जगह ही नहीं रहेगी। जब से ये टूटा तो कई विभागों से संपर्क किया तो कोई सुध लेने को तैयार नहीं है, शासन प्रशासन कोई भी तैयार नहीं है। काफी वीडियो बना दिया, आपके माध्यम से भी हम काफी भेजते रहते हैं और कोई भी हमारी सुध लेने को, कभी शाम को आज जेसीबी तो बस करके चलेगी तो बारिश शुरू आ जाती है और हमारा मतलब पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है उस रोड का, और हमारी खेती की मतलब जनता को बड़ी समस्या हो रही है। रुद्रपुर के सुपरटेक पर व्यापारियों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सुपरटेक मॉल के गेट पर
धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजय जुनेजा के नेतृत्व में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने सुपरटेक पर हिटलरशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अब लड़ाई आर पार की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि शहर के कई व्यापारियों ने सुपरटेक मॉल में दुकानें बुक कराई हैं और दुकानों का भुगतान भी कर दिया है, लेकिन अभी तक व्यापारियों को दुकानें नहीं दी गई हैं, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। सुपरटेक कंपनी जो हमारे उधमपुर शहर के जिन्होंने मॉल बनाया है, इस मॉल में इन्होंने लगभग 14 साल पहले हमारे व्यापारियों से पैसे लिए थे दुकानों के नाम। आज 14 साल से पैसे नहीं दे रहे। आज हमारी दुकानों को आगे इन्होंने किराए पे दे दिया। जो दुकानें हमको इन्होंने देनी थी, इन्होंने हमारी दुकानों को किराए पे दे दिया। वो किराए पे देकर पैसे किराए खुद ले रहे हैं लोग। तो हमारा कहना यह है कि आप हमारे लोगों का पीड़न कर रहे हो। 14 साल से बात नहीं सुन रहे हमारे लोगों की। हमारे लोग परेशान हो रहे 14 सालों से। आप किराए भी खा रहे हो, हमारे को पैसे नहीं दे रहे हो। आज जो हम लोग पैसे के टाइम पे जो 10% का 7% का हमको जो पैसे देने थे, आज हमने जो लाख 1.5 लाख रुपए देना है, आप उनसे हमने ब्याज मांग के 4 लाख रुपए कर दिया। और जो हमने 20 लाख रुपए लेना था आपसे, तो उसका कोई ब्याज नहीं है आज तक का। 14 साल तो 20 लाख के 40 लाख भी दोगे हमारे 14 साल के अंदर। तो हमारा कहना यह है कि आप जानबूझ कर पेड़ करें। हमारे व्यापारी दुकान लो, आज कई सारे 10-12 दुकानदार जो बेचारा 14 साल से धक्के खा रहे हैं। जनपद चमोली में नारायण भगड़ प्रखंड के गड़कोट गांव में यूं तो कहने को सरकार ने पहले से स्थापित राजकीय इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज का नाम तो दे दिया, लेकिन उत्कृष्ट विद्यालय के लिए कैसा शैक्षणिक संसाधन और वातावरण होना आवश्यक चाहिए, उस पर नजर नहीं फेर ली। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग ने एक झटके में इस विद्यालय से 9 शिक्षकों का एकमुश्त तबादला कर दिया था, जिनमें 3 सहायक अध्यापक और 6 प्रवक्ता है। और अब विद्यालय में मात्र 4 शिक्षक ही बचे हैं और इसका क्षेत्र की जनता और अभिभावकों ने कड़ा विरोध जताया। सच में जब शिक्षा जगत ही स्थानांतरण पर ऐसे अजब गजब नीतियों को लागू करेगा तो दूसरे महकमों की तबादलों की नीतियां कैसी होंगी। शिक्षा मंत्री श्री धनसिंह रावत जी से ये निवेदन करती हूँ कि हमारे विद्यालय में जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय की जो कल्पना आपने हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए की थी, उसका जो परिणाम हमारे सामने है वो सच वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने अटल उत्कृष्ट विद्यालय के जो टीचरों की व्यवस्था करनी थी, उसके बजाय आपने अन्य टीचरों का जो स्थानांतरण विद्यालय से कराने का जो प्लान है, वो हमारे बच्चों को अंधकार की ओर धकेलने की एक प्लानिंग है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे और हम यही चाहते हैं कि जो नए टीचरों की जो मतलब इन टीचरों की जो व्यवस्था है, जो टीचरों का जो स्थानांतरण हो रहा है, इनकी जगह पर हमें नए टीचरों की व्यवस्था की जाए। अन्यथा इन टीचरों को जब तक यह व्यवस्था नहीं होती है, इन टीचरों को यहीं रोकने की व्यवस्था की जाए और अन्यथा हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें किसी भी कार्यालय में धरने के लिए मजबूर होने के लिए बाध्य न होना पड़े। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी।